हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा कि हम नेक्स्ट चैप्टर मुद्रा का अर्थ, कार्य एवं पूर्ति को शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, क्योंकि मुद्रा की उत्पत्ति से पहले क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी और धीरे धीरे कैसे उसके स्थान पर मुद्रा आई। आज हम पढ़ेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाइयां या असुविधाएं आई जिसकी वजह से वस्तुओं के स्थान पर मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी क्या क्या असुविधाएं थी, ऐसी क्या क्या कठिनाइयां थी जिसकी वजह से हमें वस्तु विनिमय प्रणाली को छोड़ना पड़ा और उसके स्थान पर मुद्रा प्रणाली आई। तो एक एक करके हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कठिनाई है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में कठिनाई। ये जो कठिनाई है इसे हम अपने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। आवश्यकता यानी कि जो एक आदमी की जरूरत है और जो दूसरे आदमी की जरूरत है, उन जरूरतों का दोहरा हमें डबल सहयोग चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक आदमी के पास जो वस्तु ज्यादा मात्रा में है, एक व्यक्ति को कोई वस्तु चाहिए, उसके पास देने के लिए जो है हमें एक ऐसा दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो उसके पास अधिक मात्रा में है, वही वस्तु उसको चाहिए, और जो वस्तु पहले आदमी को चाहिए उसके पास, दूसरे आदमी के पास वही वस्तु अधिक मात्रा में। जैसे मैंने बताया था कि भाई मान लिया किसान के पास गेहूं अधिक मात्रा में है और उसे चाहिए कपड़ा, तो उसे कोई ऐसा आदमी ही ढूंढना पड़ेगा जिसे गेहूं की जरूरत हो और जिसे कपड़े को देना, यानी कि जिसके पास बेचने के लिए, देने के लिए कपड़ा हो और उसे जरूरत किसकी हो, गेहूं की। तो ऐसा दोहरा सहयोग कि उसको लेने के लिए भी वही वस्तु चाहिए और देने के लिए भी वही वस्तु चाहिए, ऐसा डबल दोहरा सहयोग पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। तो सबसे पहली समस्या, सबसे पहली असुविधा क्या थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या। तो हम इस समस्या के बारे में बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे परीक्षा में लिखते समय कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अर्थ है कि उदाहरण के लिए हम उसमें उदाहरण लिखेंगे कि उदाहरण के लिए एक किसान के पास अधिक मात्रा में अनाज है और उसे बदले में कपड़ा चाहिए, तो उसे कोई ऐसा दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कपड़ा अधिक मात्रा में हो और जिसे अनाज की जरूरत हो। तो ऐसा मिलना बहुत ही कठिन होता है। तो इस वजह से क्या करेंगे हम, दोहरे संयोग में के मिलने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो ये पहली समस्या। दूसरी समस्या वस्तु विनिमय की व्यापार संबंधी परिभाषा, व्यापार संबंधी लागत। तो वस्तु विनिमय की दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई है इसकी व्यापार करने में बड़ी कठिनाई होती है। क्यों होती है कठिनाई? पहला कारण यही बता दिया कि दोहरा संयोग मिलना मुश्किल है। दोहरा संयोग मिलने के कारण व्यापार में जो कठिनाइयां होती हैं, जो व्यापार की जो लागत होती है वो दो तरह की लागतें बढ़ जाती हैं। पहली लागत होती है तलाश की लागत। तो व्यापार संबंधी लागतों के अंदर हम ये दो पॉइंट पढ़ते हैं। पहली तलाश की लागत, हमें ऐसा आदमी तलाश करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा जिसके पास वही वस्तु अधिक मात्रा में हो जिसकी हमें जरूरत है। तो हमें खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो इसे क्या करेंगे हम, तलाश की लागत करेंगे। टाइम तो लगेगा ही कोई ऐसा बंदा ढूंढने में जिसको जो वस्तु हमें चाहिए वो वस्तु उसके पास अधिक मात्रा में। तो व्यापार की लागत में या व्यापार संबंधी लागतों में पहली लागत क्या आई, तलाश की, कि हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें समय लगाना पड़ेगा इस बात के ऊपर कि भाई हम उस बंदे को ढूंढ के लाए जिसके पास क्या हो कि भाई हमें अगर कपड़ा चाहिए तो उसके पास कपड़ा ही अधिक मात्रा में, और उसे हमारे पास अगर अनाज अधिक है तो उसे अनाज ही चाहिए। तो पहली क्या हो गई, तलाश की लागत। और दूसरी लागत प्रतीक्षा की अनुपयोगिता। इसका क्या मतलब है, प्रतीक्षा यानी कि वेटिंग करनी पड़ेगी। और इस वेटिंग में, इस प्रतीक्षा करने में क्या हो सकता है, इस प्रतीक्षा, आप देखो जो आदमी हम ढूंढ रहे हैं जरूरी नहीं वो हमें एकदम से मिल जाए, जरूरी नहीं वो हमें 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन में मिल जाए, क्या पता इसमें कितना समय लग जाए। तो जो हमें समय लगा, जो हमें प्रतीक्षा करनी पड़े, हो सकता है उस समय तक हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए, या हो सकता है उस समय तक हमारी जरूरत रहेगी नहीं। तो जो ये वेट हमने की, प्रतीक्षा करनी पड़ी, इस प्रतीक्षा के करने में हमें जो असुविधा हुई तो वो दूसरी लागत हो गई हमारी व्यापार की प्रतीक्षा की अनुपयोगिता लागत। तो पहली कठिनाई आवश्यकता के दोहरे संयोग। दोहरा संयोग होने के कारण क्या कर
व्यापार करने में भी हमें दिक्कतें आती हैं। व्यापार करने में दिक्कतें दो प्रकार की आती हैं। पहली तलाश की लागत कि हमें ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने में समय लग सकता है, और उस ढूंढने में समय लगने में हो सकता है उस वेटिंग करने के अंदर हमारी जरूरत ही कुछ बदल जाए। हमारी जरूरतें बदल भी सकती है, हो सकता है जरूरत रहे ही नहीं, हो सकता है हम जरूरत किसी और तरीके से पूरा कर लें। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह की लागतें व्यापार संबंधी लागतों के अंदर। तीसरी समस्या क्या आएगी? असुविधा, मूल्य की समान इकाई का अभाव। मूल्य की समान इकाई, मूल्य की समान इकाई कैसे? जैसे जब अब मुद्रा है तो हम हर एक वस्तु की कीमत को रुपये में आंकते हैं। कार की कीमत भी लाखों में होगी, रुपये में होगी। हम कपड़े पहनते हैं, कपड़ों की कीमत रुपयों में होगी। कोई भी किताब खरीदते हैं, उसकी कीमत रुपयों में होगी। तो यहाँ पर क्या है? मूल्य की समान इकाई है। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तब तो मूल्य की समान इकाई नहीं थी। तो मूल्य की समान इकाई का अभाव होने के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मान लिया किसी के पास भैंसे हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, तो उन भैंस, घोड़े, गाय के बदले जो उसके पास पशु हैं, उन पशुओं के बदले उसे कपड़ा खरीदना है। तो कपड़े की कीमत आप भैंसों में कैसे आंकोगे, पशुओं में कैसे आंकोगे? मान लिया हमें 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर कपड़ा लेना है, तो इतने मीटर कपड़े की कीमत कैसे आंकोगे? कितनी गायें आएंगी बदले में, कितनी घोड़े आएंगे? या फिर हमें अनाज लेना है और अनाज के बदले हमें मटके लेने हैं या बर्तन लेने हैं, तो हम कितने बर्तन लेंगे? तो इस तरह से क्योंकि वहां पर मूल्य की समान इकाई नहीं थी, हर एक वस्तु की अपनी अलग इकाई हो गई कि भाई हम घड़ों की अलग से गिनती होगी, कपड़ों की अलग से पैमाइश होगी। तो मूल्य की समान इकाई ना होने के कारण, उसका अभाव होने के कारण भी इस प्रणाली के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारी असुविधाएं। तो मूल्य की समान इकाई का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई जो पशु है या जो सामान है, एक सामान के बदले में दूसरे सामान को कैसे मापे, मापना मुश्किल था। तो ये अगली समस्या। इसके बाद चौथी समस्या है भविष्य में किए जाने वाले, भविष्य में यानी कि आगे आने वाले समय के अंदर, या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं ठेके के भुगतान। ठेके के ऊपर जो भुगतान किया जाता है, यानी कि उसके अंदर पहले ही ये निश्चित कर लिया जाता है, तय कर लिया जाता है कि भाई इतने समय के दौरान, एक तरह से भविष्य में की ही बात हम कर रहे हैं। जैसे जब वर्तमान के अंदर अब जब मुद्रा प्रणाली है, तो अगर हम पैसे किसी से उधार लेते हैं, हम 2 साल के बाद हमें वो पैसे देने हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उसके ऊपर ब्याज देते हैं उसको ज्यादा, क्योंकि हमने उसका भविष्य में किया है। तो भविष्य में किए जाने के कारण क्या करते हैं? हम उसके ऊपर ब्याज दे देते हैं और बाद में वो अधिक कीमत हम उसकी दे देते हैं। लेकिन जब ये मुद्रा प्रणाली नहीं थी, जब वस्तुएं थी, तो उस समय हम भविष्य में किए जाने वाले या ठेके के भुगतान या फिर इन्हें हम स्थगित भुगतान भी कहते हैं। स्थगित भुगतान यानी जिसका भुगतान हम आगे समय के ऊपर टाल सकते हैं, भविष्य में या आगे आने वाले समय में जिसे हम टाल सकते हैं, इस तरह के भुगतान जिसका हम वर्तमान में भुगतान नहीं करते। हम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब इस तरह के भुगतानों की बात आई तो वस्तु विनिमय में वो भुगतान कैसे हो? तो उसके अंदर क्या था? इस तरह के भुगतानों का अभाव था, हम नहीं कर पाते थे। जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो हम भविष्य में किए जाने वाले भुगतान या ठेके के भुगतान या स्थगित भुगतान नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि भविष्य का क्या पता, भविष्य में मान लिया हमने भविष्य में उठा है कि भाई हम किसी को बदले में इतने पशु देंगे या इतना अनाज देंगे, हो सकता है भविष्य में वो हमारा अनाज हो ही नहीं, वो पशु हमारे रहे ही नहीं। तो भविष्य में किए जाने वाले या ठेके के भुगतान या जिनका भुगतान हम वर्तमान में नहीं कर सकते, तो इस तरह के भुगतान हम वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं कर पाते, जबकि मुद्रा प्रणाली में ये करना बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाई मान लिया हमने किसी से पैसे उधार लिए हैं, तो हम उसको ब्याज समेत वो पैसे देकर हम उसका आगे भुगतान कर देते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर इस चीजों का अभाव था। अगली समस्या क्या है? धन या मूल्य के संचय में कठिनाई। सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारा, बहुत ही आसान भी है। धन या मूल्य का संचय, संचय करना होता है इकट्ठा करना, होर्डिंग करना। तो धन को, वहां पर धन क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली के टाइम पर धन क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली के टाइम पर धन था वस्तुएं। किसी के पास अनाज है तो अनाज उसका धन है, किसी के पास गाय, भैंस, भेड़े हैं तो वो उसका धन है, किसी के पास कपड़ा है तो वो उसका धन है। तो उस धन को, उन वस्तुओं को संचय करना या जमा करके रखना, करने में क्या थी? कठिनाई। अब मान लिया आपने अनाज को इकट्ठा कर लिया, अनाज को स्टोर करके रख लिया,
लेकिन आप सभी को पता है कि अनाज को स्टोर करने पर अनाज खराब भी हो सकता है, उसके अंदर खराबी अगर आ गई तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, कीमतों में मूल्य में बहुत ही कमी आ जाएगी। ऐसे ही मान लिया हमने पशुओं को कर लिया, तो पशुओं को तो संचय हम कैसे करेंगे? पशुओं को संचय करने के लिए तो हमें बहुत सारी जगह भी चाहिए, क्योंकि संचय करने के लिए पशु को ये तो है नहीं छोटी सी जगह के अंदर आ जाएगी, तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी जगह चाहिए। दूसरा, पशुओं को रखने के लिए उनके ऊपर हमें खर्च भी करना पड़ेगा, वो कुछ खाएंगे भी तो उनके ऊपर हमें खर्च भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा? तो संचय की क्या हो गई? मूल्य के संचय को संचय करने में हमें बहुत अधिक कठिनाई है, हमें उसके ऊपर पैसा भी खर्च करना पड़ा। अगर वो चीज़ खराब हो जाती है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल ही 0 हो जाती है। तो इस तरह से हमें जगह भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, और फिर भी वो चीज़ें हमारी खराब हो सकती है। तो जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसके अंदर जो वस्तुओं रूपी उनका धन जो था, उसे संचय करने में, उसे इकट्ठा करने में बहुत बड़ी लागतें आती थी, बहुत अधिक मुश्किलें आती थी। लास्ट समस्या है वस्तु विनिमय प्रणाली की मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। मूल्य हस्तांतरण होता है कि भाई हम उसको आगे कहीं किसी के ऊपर टाल देना या सरका देना, इस तरह से मूल्य हस्तांतरण, यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, इस तरह को हम उसे हस्तांतरण कहते हैं। तो मूल्य का हस्तांतरण यानी कि कीमतों का हस्तांतरण कैसे हो? वस्तु विनिमय। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि उदाहरण के लिए मान लिया हमारे पास यहाँ गांव में कोई भी, किसी भी गांव के अंदर कोई मकान है और उस मकान को बेचकर हम दूसरे शहर में जाना चाहते हैं। अब मान लिया वस्तु विनिमय प्रणाली है, और वस्तु विनिमय प्रणाली में हम मकान को बेचकर दूसरी जगह पर मकान कैसे खरीदेंगे? तो मूल्य का हस्तांतरण कैसे करेंगे? तो अगर हम अपने मकान को बेचेंगे तो मकान के बदले में हमें वस्तुएं मिलेंगी। मान लिया हमें वस्तुएं मिल गई, गाय, भैंस, भेड़े, पशु मिल गई। अब उन पशुओं को हम आगे जहाँ पर जाकर वहाँ पर बेचें और फिर उनके बदले में हम वहाँ पर मकान खरीदें, तो ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन काम है। तो हम मूल्य का हस्तांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर, एक स्थान पर हम अपनी चीज को बेचकर और दूसरे स्थान पर जाकर उस चीज को खरीदें, तो ऐसा करने में हमें बहुत ही कठिनाई, बहुत ही मुश्किल है। जबकि मुद्रा जो प्रणाली है उसने इन सभी समस्याओं को चुटकियों में हल कर दिया, क्योंकि अब कोई समस्या ही नहीं रही। हम मकान को बेचेंगे, रुपये बनाएंगे और जहाँ पर जाना है वहाँ जाकर उन पैसों से अपना जो भी चीज़ हमें वहाँ पर लेनी है वो हम लेंगे। तो क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में ये इतनी सारी कठिनाइयाँ थी, इतनी सारी असुविधाएं थी, इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर मुद्रा प्रणाली का जन्म हुआ, मुद्रा प्रणाली आई। तो ये हमारा प्रश्न आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा, और इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाइयाँ या सुविधाएं आती हैं। ये 6 की 6 कठिनाइयाँ हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एक कठिनाई के ऊपर भी हमारा प्रश्न हो सकता है कि हो सकता मान लिया, जैसे सबसे पहले नंबर पर आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न बन सकता है वस्तु विनिमय की व्यापार संबंधी लागतों से आप क्या समझते हैं। मूल्य की समान इकाई का क्या अर्थ है। तो मैंने बिल्कुल उदाहरण देकर एक एक चीज को आपके सामने आपको समझाया है, और अगर आपको समझ में अच्छे से आया है, पढ़ाने का मेरा तरीका आपको अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।